नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 चैप्टर 4 कानूनों की समझ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कानून के शासन का अभिप्राय है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कोई सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी कानून या अपराध का उल्लंघन करने पर एक सज़ा निश्चित होती है। सज़ा देने की भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। उदाहरण, हमारे गांव जाने वाली सड़क पर पुलिस नाका लगाकर बिना हेलमेट के वाहन चालकों के चलाने वालों के चालान काट रही थी। पुलिस ने एक बीमार वृद्ध को लेकर जा रहे युवक का बिना हेलमेट के स्कूटर चलाने के कारण 200 रुपये का चालान काट दिया। लेकिन तभी वहां से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 वर्दीधारी पुलिस वाले निकले। पुलिस ने न तो उन्हें रोका और न ही उनका चालान काटा। इस प्रकार कानून का खुला उल्लंघन हुआ। प्रश्न 2, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। हमारा उत्तर है, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। प्रायः एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून होते थे। प्राय माना जाता है कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन इसके विरोध में इतिहासकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, अंग्रेजों के कानून उनके मनमानेपन पर आधारित थे। सन 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों का कानून के शासन के विकास में योगदान। ब्रिटिश भारत में भारतीय राष्ट्रवादियों ने कानून के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। उनका संघर्ष समानता का संघर्ष था। वह कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के अंत में कानूनी पैसे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालत ने उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाते थे। प्रश्न 3, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। हमारा उत्तर है, घरेलू हिंसा का अर्थ जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत यानी कि आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान भावात्मक शोषण या शारीरिक मारपीट के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून का निर्माण। कई पतियों के द्वारा अपनी पत्नियों को बुरी तरह से पीटा जाता है, पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है अथवा वृद्ध महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सन 1990 के दशक में महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक नए कानून के निर्माण की मांग उठाई। सन 1999 में घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। विधेयक पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह विधेयक 2002 में संसद के सामने पेश कर दिया गया। महिला संगठन इस विधेयक के प्रारूप से सहमत नहीं थे। वे इस विधेयक में संशोधन करवाना चाहते थे। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विधेयक से संबंधित इस संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। दिसंबर सन 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। सन 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। सन 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। प्रश्न 4, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। हमारा उत्तर होगा,
भारतीय राष्ट्रवादी समानता पर आधारित कानून के पक्षधर थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून समानता पर आधारित नहीं थे। सन 1870 का राजद्रोह एक्ट और सन 1919 का रोलेक्ट एक्ट भेदभाव पर आधारित थे। भारतीयों के साथ हीनता भरा व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पैसा भी उभरने लगा था। कानूनी पैसे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का प्रयोग करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी निर्णय लेने से पहले अधिक भूमिका निभाने लगे थे। उन्होंने मांग की कि भारतीयों को कानून की दृष्टि में ब्रिटिश लोगों के समान समझा जाना चाहिए तथा दोनों पर समान रूप से कानून लागू होने चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।